तो बच्चों, आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट में से एक कैपेसिटेंस होता क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। कोई कंडक्टर है, आप समझिए ये कंडक्टर है, मान लेते हैं मेटल प्लेट। मैंने इस पर कोई चार्ज नहीं है, मान लेते हैं नेट चार्ज 0। हमने इसको कुछ चार्ज दिया, सपोज ये प्लस कुछ है, ठीक है। अब जब हम प्लस चार्ज ही दोबारा देना चाहेंगे इसे, तो ये इसे रिपेल करेगा। भाई सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो हमने ठान रखी है कि ना ये प्लस चार्ज भी पहुंचाना है यहाँ। तो रिपल्सन की वजह से हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर दो प्लस चार्ज है। अब मैंने एक और प्लस चार्ज को यहाँ सोचा कि पहुंचा दूं। इस बार ये दोनों अब इसे रिपेल करेंगे, मतलब काम करना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। लेकिन हमने फिर पहुंचा दिया, इसे भी पहुंचा दिया। अब यहाँ 3 प्लस चार्ज हो गए। तो चौथा अब और मुश्किल होता जाएगा। मतलब अगर आप किसी मेटल्स ऑब्जेक्ट में चार्ज देते जा रहे हैं, तो चार्ज देते जाना लगातार मुश्किल होता जाएगा। मुश्किल तो लिटरेरी वर्ड है, फिजिक्स के हिसाब से मतलब ये हुआ कि हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जितना भी वर्क करते हैं आप किसी चार्ज को यहाँ पर लाए ना, ये मतलब इन्फिनिटी से लाए होंगे यहाँ तक। तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या नहीं। तो आप लगातार अगर चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा ना। पोटेंशियल मतलब वर्क डन। तो आपका जो पोटेंशियल है बेसिकली वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। जितना चार्ज ज्यादा लाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो फिर अगर आप क्यू ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कैपिटल सी इंटू वी ले आएंगे, एंड दिस सी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की क्षमता पर निर्भर करता है। के बारे में किसी का जितना कैपेसिटेंस होगा, मतलब वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने की क्षमता रखता है। और हमें यही पढ़ाना है चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेज, कि कोई डिवाइस कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है। मैं शुरू से जो समझा रहा था आप लोगों को समझ में आया या दोबारा समझाना है? सर आ गया। अच्छा, तो अब इस बात को पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, प्लीज। इलेक्ट्रिक, अरे यार, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is related to its ability
to store electric charge. To store electric charge. ये डेफिनेशन होगी. ठीक है. जो मैंने समझाया मुझे लगता है वो भी लिखा दिया जा सकता है, जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सीट के माध्यम से समझाया. तो नई लाइन से लिखिएगा. सपोज we have a metal sheet. मेटल कहने का मतलब कंडक्टिंग, having zero charge. अभी इस पे कोई चार्ज नहीं. ठीक हो गया. Let us provide some positive charge to it. तो जो जो हमने समझाया वही लिख रहे हैं कि हमने थोड़ा सा इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया. ठीक है. इफ वी रिपीट द प्रोसेस तो क्या होगा? रिपीट द प्रोसेस. We have to work more. Why? अब पहली बार में तो आपने कुछ चार्ज दे दिया कंडक्टर को. दूसरी बार अगर आप यही टर्म और देना चाहेंगे तो जो पहले वाला चार्ज था वो रिपेल करता है इस चार्ज को, क्योंकि सेम टाइप का चार्ज है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ता है. ठीक है. इस वजह से मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है. दिस एडिशनल एक्सटर्नल वर्क, this external work of providing charge to metals to conductor increases every time. हर बार वो बढ़ता जाएगा. ये समझ में आया? वर्क रिपल्सन जितना ज्यादा जितना चार्ज स्टोर कर चुके होगे वो सब मिलकर रिपेल करेगा नए वाले को. तो आपके लिए हमेशा दिक्कत रहेगी. कभी भी आप इंफिनिटी से कहीं पर चार्ज को लेके आते हैं तो ये पोटेंशियल हुआ ना. तो वी कैन से, हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, दैट द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम is continuously increasing. तो पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा है, बल्कि जितना चार्ज देते जाओगे उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगा. तो आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो, लिखिए नई लाइन से, एक्सपेरिमेंटली दिस Q इज प्रोपोर्शनल टू V. जितना चार्ज बढ़ा रहे हो पोटेंशियल बढ़ रहा है. तो आप यहां से Q इक्वल टू ए कांस्टेंट V आप ऐसा ले सकते हो. कैपिटल C है. C is called capacitance. C को कैपेसिटेंस बोलते हैं. So,
लिख लिया सी इज कैपेसिटेंस। हाँ सर। हाँ सर। ठीक हो गया। तो अब आप इसके बारे में लिखिए। कैपेसिटेंस जो किसी मटेरियल का होता है, हमने सबसे पहली लाइन जो लिखाई है उसको ध्यान से देखिए ना, आपके लायक तो वही है सीखना है। एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना उसमें ज्यादा स्टोर करने की क्षमता होगी। किसको स्टोर करना है? चार्ज को। ठीक है। तो हम बेसिकली यस जो सर। हमारी बैटरीज हैं उनका बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद हम बैटरी बनाना नहीं सीख सकते अभी। बैटरी बनाने में बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। हम केवल बेसिक साइंस है तो बेसिक कंसेप्ट उसके पीछे क्या होता है ये सीखा हमने तो बस। चलिए ठीक, नई लाइन से। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और किन पे डिपेंड नहीं करता। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, देखिए प्लीज। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, हम इसको देखेंगे भी कितना डिपेंड करता है फिर, upon the shape and size, on the shape and size of conductor। अच्छा, जैसे एक मेटल प्लेट ये होती और एक मेटल प्लेट ये होती, तो आप समझ ही रहे होंगे कि चार्ज वर्क करना किस पे ज्यादा आसान है। ये छोटे वाले में चार्ज दूर दूर नहीं जा पाएंगे, तो इनका रिपल्सन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। दूसरी बात, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये बड़ी जोरदार बात है। कंडक्टर से मतलब है बस नेचर ऑफ द मटेरियल। लेकिन ये किस मीडियम में रखा है इसका फर्क पड़ता है। किस मटेरियल से बना है इसका फर्क नहीं पड़ता। इन लाइनों को ढंग से याद रखिएगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, लेकिन मैं अब आगे कैसे जोड़ा जाए इसे, बट एक ही बना देते हैं लाइन। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, अपॉन द नेचर ऑफ medium in which it is placed, in which it is placed। तो जिसमें ये रखा गया है, जिस मीडियम में, कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। प्लीज इन लाइनों को याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा नहीं? यस सर। अच्छा, तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बन जाएगी? C इक्वल टू Q अपॉन V। So its unit will be कूलम पर वोल्ट, और इसको फेरेड भी बोलते हैं। माइकल फेराडे का काम है, तो उसी को सम्मान देने के लिए क्या बोलेंगे? फेरेड। फेरेड को हम कैपिटल F से दिखाएंगे। तो फेराडे का ही है, फेरेड बोलते हैं। तो बच्चों ये बताइए 1 फेरेड कितना होगा? 1F इक्वल टू, तो 1 के लिए Q और V को भी 1 रखा जा सकता है। हाँ सर। 1 अपॉन 1 वोल्ट।
ऐसे लट सकते हैं या नहीं? हाँ सर। तो अब आप डिफाइन कैसे करोगे फिर इसको? इसी से सोच लो। तो डिफाइन कर दीजिए। 1 फैरेड क्या होता है? हम्म। Sir, work done in bringing 1 coulomb charge. बिल्कुल। कंडक्टर के ऊपर अगर आप 1 कूलम चार्ज लाने में पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट बढ़ता है, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास 1 फैरेड कैपेसिटेंस है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल सेंस बताऊं। 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, तो हम लोग माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड ज्यादा यूज करेंगे। तो 1 माइक्रो फैरेड कितना हुआ? 10 की पावर कितना? 1 माइक्रो फैरेड कितना हुआ? 2 बार माइक्रो लगा दे तो इसे 1 पिको फैरेड भी कहते हैं। 10⁻²2 2 माइक्रो। पिको मतलब PICO। ऐसे भी लिख सकते हो। नैनो मतलब कितना आता है? 10 to the power -9. बिल्कुल। तो खैर हम फैरेड तो जो है बेसिकली इतनी बड़ी यूनिट होती है जो पूरी पृथ्वी के लिए लिया जा सकता है। अर्थ अपने आप में गजब है, क्योंकि चार्ज इस पे गिरता रहता है, थंडरिंग दुनिया भर में होते रहती है। इसके बावजूद अर्थ चार्ज नहीं हो पाती कभी, और कभी होगी भी नहीं। और अगर अर्थ चार्ज हो जाती तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे? मेरी बात समझ में आई ना? हाँ सर। अर्थ में अगर चार्ज ऐसे जो हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हमारा सर्वाइवल कैसे होगा? करंट ही करंट है, सब तरफ चार्ज है, तो फिर करंट भी आएगा बाद में वर्ड। पहले चार्ज तो स्टोर हो जाए। तो दुनिया भर में इतनी थंडरिंग होते रहती है, लेकिन अर्थ चार्ज नहीं हो पाती। ना होने का कोई चांस है। इस पे भी बातचीत होगी बाद में। तो लेकिन अभी एक ऑर्डिनरी कैपेसिटर ही समझ रहे हैं हम लोग पहले। तो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस समझ में आया, ठीक है, लेकिन हमें अब समझना चाहिए हिडन वैल्यू का प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, ये थ्योरी हुई। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो अभी हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। Q इक्वल टू C इंटू V, SC इक्वल टू Q अपॉन P। तो चार्ज जितना बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा ना, ये बात है।
हाँ सर। तो अब बच्चों, हम मनुष्य लगातार सोचता रहा कि कोई ऐसी डिवाइस हो जाए जिसमें ज्यादा चार्ज स्टोर, ज्यादा चार्ज मतलब कम चार्ज भी स्टोर होता है किसी में। तो आप एक बात सोचो, थोड़ा बहुत चार्ज तो किसी भी कंडक्टर में रहता ही है। जैसे करंट पास हो रहा है कहते हैं किसी में, तो उस समय चार्ज कुछ तो है ही ना उसमें, लेकिन वो कोई खास नहीं है, थोड़ा सा है। तो हम क्या चाहते हैं कि बड़ी संख्या में चार्ज स्टोर किया जाए। अच्छा, एक थोड़ी देर सोचिएगा, फिर हमने इस पे बातचीत करेंगे। मेरे पास एक मेटल सीट है, इसका एक फेस दिख रहा है बस, समझ रहे होंगे आप। साइड वाला फेस दिख रहा है, मेटल सीट है, कुछ तो मोटाई होगी। इसको चार्ज दे दिया साहब, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज आ गया पर्याप्त मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देते रहे, बड़ा मुश्किल हुआ। कब तक देते रहे? जब तक कि चार्ज लीकेज ना हो जाए। चार्ज भी लीकेज हो सकता है बच्चों। लीकेज शब्द सुनिएगा, लीकेज तो जानते हैं ना व्यावहारिक जीवन में, जैसे पानी के नल से लीकेज होता है। तो लीकेज शब्द समझते हो या नहीं, किसी चीज से कोई निकल जाना। यस सर। हाँ सर। तो आप ऐसे समझिए कि मेरे पास कोई ये सीट है, मान लेते हैं मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, आप समझिए। तो नेगेटिव चार्ज देने का मतलब आपने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते रहे आप। अरे तो बढ़ाने की कोई तो लिमिट होगी ना भाई, आप इनफाइनाइटली नहीं बढ़ा सकते। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अब आप समझिए, आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं उसे। फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सरफेस पे जितना आ सकते हैं आ जाएंगे। आप अभी भी देते जा रहे हैं तो आपस में रिपल्सन इतना बढ़ जाएगा कि लास्ट में बेचारा जो कमजोर पड़ेगा वो सरफेस छोड़ के भागेगा बाहर हवा में। एक दौर के बाद तो जाना ही पड़ेगा। और जो गया वो मेटल सरफेस को छोड़ के गया, तो वो मेटल सरफेस से लीकेज माना जाए या ना माना जाए? तो लीकेज समझ में आ रहा है? लीकेज क्या होता है? इलेक्ट्रिक लीकेज, चार्ज लीक हो जाता है जब। क्लियर है? यस सर। तो ऐसा ही समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ भी यही होना है। तो आप किसी मेटल सरफेस को चार्ज देते जा रहे हैं तो एक दौर ऐसा आएगा कि अगर आपने उससे ज्यादा दे दिया तो चार्ज लीक हो जाएगा सराउंडिंग मीडियम में। मतलब अब इससे आगे देना उचित नहीं है, तो आपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज दे दिया। तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी यहाँ पर मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, अब इससे ज्यादा तो आप ला ही नहीं सकते आप, नहीं तो लीकेज हो रहा है। तो Q भी बढ़ रहा है और V भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल थे ना। Q प्रोपोर्शनल टू V लिखा था आपने। तो आपके पास ये हो गया, ये इतना समझ में आया? हाँ सर। मैं क्या करता हूँ बच्चों कि उससे थोड़ी सी दूर पे एक मेटल सीट और ऐसी ही ले आता हूँ, उसे भी रख देता हूँ। मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ कई बार इस ड्रॉइंग शीट में, वो आइडेंटिकल बनाइएगा। पैरेलल जैसा भी नहीं बना, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, आप बनाइएगा। ये मेटल सीट थोड़ी दूरी पर रखी है, आपस में टच नहीं है। तो मेटल सीट की कुछ तो मोटाई होती ही है नॉर्मली। तो होगा क्या, इंडक्शन की वजह से जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो भाई ये यहाँ के मेटल सीट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस सरफेस पर कैसा चार्ज हो जाएगा और इस सरफेस पर
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है सर। अब समझो बच्चों क्या होगा। ये माइनस चार्ज की वजह से ये अट्रैक्टिव रहेगा, इसके लिए माइनस चार्ज के लिए अट्रैक्शन रहेगा, और इधर दूसरी सरफेस पे प्लस चार्ज है, उसके लिए रिपल्सन रहेगा पहली प्लेट का। लेकिन ज्यादा डोमिनेंट अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? आप देखिए मेटल प्लेट की कुछ तो मोटाई होगी ना, ये तो मानेंगे आप। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा नजदीक है और पॉजिटिव चार्ज दूर है ना पहली प्लेट से थोड़ा सा। यस सर। तो फिर अब आप समझिए ऐसी सिचुएशन में जो नेगेटिव चार्ज है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा दूर है पहली प्लेट से। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, क्यों डाउन हो जाएगा? अरे भाई, नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव को, तो अब आप एक और एडिशनल चार्ज लाना चाहो तो आसान पड़ेगा या नहीं? क्योंकि उसे अट्रैक्ट करने वाला भी है ना कोई अभी। हाँ सर। अब सब रिपल्सिव ही नहीं है, तो लाना आसान पड़ना है, मतलब पोटेंशियल काम कम करेंगे आप। चीजें कहीं पर लाना आसान होता है तो काम कम करना पड़ा होगा ना। आसान क्या होता है? आसान तो फिर लिटरेचर का शब्द है। तो वर्क डन कम करना पड़ा तो पोटेंशियल कम हुआ ना। यस सर। पोटेंशियल कम हो रहा है तो अभी और बढ़ा सकते हैं फिर पोटेंशियल, मतलब थोड़ा और चार्ज दे सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? किसी को दोबारा समझाना है तो मैं समझा सकता हूँ, वैसे कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। एक सिंगल सीट है पहले, उसको आप चार्ज देते गए मैक्सिमम जितना दे सकते हैं लीकेज हुए बिना, मतलब उससे ज्यादा फिर लीकेज हो जाएगी। फिर आप एक दूसरी मेटल शीट सामने रख दी आपने, तो भाई इंडक्शन से एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मेटल शीट की कुछ तो मोटाई होगी, तो नेगेटिव ज्यादा डोमिनेट करेगा पॉजिटिव के मुकाबले, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है नया चार्ज लाना पहले के मुकाबले अब थोड़ा आसान होगा। इसका मतलब पोटेंशियल इसका डाउन हो चुका है। इसका मतलब आप इस सीट पे थोड़ा और चार्ज ला सकते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो मतलब 3 सिचुएशन में बना लेंगे हम। 8 सिचुएशन में जब ये अकेला था, जब 12 प्लस था। दूसरी सिचुएशन जब आपके पास ये, तीसरी सिचुएशन समझिएगा, अलर्ट बनाएंगे तीसरी सिचुएशन। ये तो ठीक है, दूसरी सीट के साथ क्या किया हमने, थोड़ा सा खेल कर दिया। माइनस तो ठीक है, इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब इसको जमीन पे टच कर। अर्थिंग में ऐसा बनाते हैं बच्चों, पहली लाइन बड़ी फिर थोड़ी छोटी फिर छोटी, समझ रही है? दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। पृथ्वी पे टच कर दिया तो होगा क्या, रिपल्सन की वजह से जो राइट साइड है पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चले जाएगा? सर अर्थ हो जाए। अर्थ में। निगेटिव क्यों नहीं दिया? सर क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो जाए। हाँ, उसको अट्रैक्शन मिल रहा था, वो नहीं किया फिर। तो ये बाद वाला है। हाँ, मतलब थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, हम फिर लैंग्वेज लिखेंगे। तो
अब आप ये बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया होगा नहीं, पहले से और भी कम। पहले तो बच्चों हाँ सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो देखो नया चार्ज आता, ध्यान से सुनिएगा, जब यहां पर नया चार्ज आता लेफ्ट वाला तो बड़ा दिक्कत है, अब नया आने नहीं दे रहे ये पहले वाले, ठीक। फिर यहां पर समझिए अब दूसरे वाले में, यहाँ पर नया अब शायद थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, इधर वाले पॉजिटिव अभी भी रिपेल करेंगे ना। अगर इन पॉजिटिव को मैं गायब कर दूं तो मैंने गायब कर दिया। अब आप बताइए, आपको चार्ज अब लाना तीसरे में ज्यादा आसान पड़ेगा या नहीं? अब तो दूसरी हाँ सर। प्लेट से जो अट्रैक्शन है, तो मतलब आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं नहीं या नहीं? तो ज्यादा चार्ज स्टोर करने का ही कंसेप्ट सीखना था ना भाई। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो क्या आपको कैपेसिटर का लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ सर। अब इसी को लिखना है, इसी बात को। तो लिखिए प्लीज, मेरे ख्याल से अगर पूरा और लोगों से भी मैं पूछना चाहूंगा बच्चों, इसमें क्या आप लोगों को वास्तव में क्लियर हो पाया है ये कंसेप्ट, या मुझे दोबारा समझाना चाहिए एक बार और? आप बेहिचक रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया सर। अच्छा मानवेंद्र, आपको क्लियर है? अच्छा, मानवेंद्र ने लेटर भेज दिया है, ओके, चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसको क्लास को यहाँ ब्रेक करते हैं, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं, इतने में लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो हम लोग 5:10 पे दोबारा जुड़ते हैं और इसको एक बार फिर समझा के अगले लेक्चर में एक बार फिर तब लिखाता हूँ। थैंक यू।